जन सुलभ पुस्तकालय के इस आयोजन में आप सभी का स्वागत है। मैं हरि भटनागर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मैं एक कहानी सुनाऊंगा। अगर लोगों की अपेक्षा हुई तो दूसरी कहानी। पहली कहानी जिसका शीर्षक है शर्म। यह कहानी नया वागर्थ में छपी थी। रविंद्र कालिया साहब उसके एडिटर थे और ये फोकस स्तंभ के अंतर्गत छपी थी। और एक तरह से कह सकते हैं कि रविंद्र कालिया जी की स्मृति को समर्पित है ये कहानी शर्म। कीचड़ भरा रास्ता किसी तरह पार करता जब मैं उस औरत के झोपड़े के सामने पहुंचा तो वह झोपड़े के बाहर पटे पर बैठी छोटे से पत्थर पर बर्तन घिस रही थी। हाथ उसके राख से रंजे थे, धोती घुटने के ऊपर चढ़ी थी और दोनों पांव हवा भरे साइकिल के ट्यूब की तरह चिकने और चमकदार लग रहे थे। हल्के सुनहरे बारीक बाल घुटनों के नीचे से शुरू होकर पायल के घेरे तक चले गए थे। पटे पर वह एड़ी चढ़ाए बैठी थी, इसलिए दबाव की वजह से पांव की मांसपेशियां रह रह और भी चमक उठती थीं, जिन्हें कुछ क्षण पहले देखकर वह खुश हुई थी, क्योंकि गुर्जर ने पिछली दफ़ा की मुलाकात में उसके पाँव की भारी तारीफ की थी कि क्या मछली की माफिक गोड़ है, आंखें जुड़ा जाती हैं, बिहड़ में कहीं टिक नहीं पाती, यहाँ सुकून पाती हैं। हट कहकर वह मुस्कुरा दी थी। इस वक्त भी वह मुस्कुरा दी और पाँव को गौर से देखने लगी। आसमानी रंग की काले किनार की वह धोती पहने थी, जिसका पल्लू सिर से सरक कर पीठ पर था। बाल हल्का तेल डालकर कस के पोंछे गए थे। चोटी की शक्ल में जो ऐंठे हुए उसकी गोद में दबे थे। घुटनों का दबाव स्तनों पर भी था, जिसे पीले ब्लाउज के घेरे से ऊपर साफ देखा जा सकता था। गले में चमकते मोतियों की माला थी, हाथों में सुनहरी चूड़ियां जिन्हें अभी 2 दिन पहले उसने मनिहार से पहनी थीं। पाँव में गोजर जैसी पायलें थीं। नई हवाई चप्पल, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और मांग में माथे पर जरा सा इंगूर। कुल मिलाकर अपनी धज में वह निहायत सुंदर लग रही थी। एक पल को मैं उसे देखता ही रह गया। दरअसल पुलिस मुख्यालय के दबाव से मैं बेहाल था। मुझे गुर्जर डाकू जिंदा या मुर्दा किसी भी हाल में चाहिए था। ऐसा न होने पर नौकरी के जाने का खतरा था। ऊपर से बचाव के आरोप में मुकदमा चलाए जाने की धमकी थी। ऐसे में आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति सुकून से कैसे बैठ सकता है। मेरा उठना बैठना, सोना खाना पीना सब तर्क था। कुछ सोचता न था। दिल दिमाग और आंखें मुद सी गई थीं। कोई सनसनी शेष न थी। लेकिन इस वक्त इस औरत को देखा तो लगा लंबी यातना का दौर खत्म हो गया। अब सुख ही सुख है। और यह खूबसूरत औरत है जो आंखों के रास्ते होती हुई
दिल में हलचल मचा रही है। मुझे देखते ही वह सचेत हुई। काम करते उसके हाथ रुक गए, जैसे कोई आंख आंख उसे भेज रही हो। इस एहसास के चलते राख सनी चुटकी से पहले उसने सिर पर आंचल खींचा, फिर हथेलियों से घुटनों के नीचे धोती सरकाने लगी। यह सब करते उसके माथे पर बल था, मानो कह रही हो खांस के आना चाहिए। ये क्या है कि दबे पांव सिर पे आ खड़े हुए। उसने होंठ सिकोड़ कर मन ही मन गालियां दी कि हट यहां से, दूर हो कमीन। और जब मैं खड़ा हुआ तो बिना तहकीकात के पीछे हटने वाला न था। जीप सड़क पर थी, राइफलधारी हवलदार भी वहीं रोक दिए थे। कीचड़ के बीच जमे ईंटों पर किसी तरह लाल जूते टिकाता यहाँ आ भी गया था। कांख में कैप थी, दाएं हाथ में रूल। औरत को सचेत होता देख मैंने उस पर से नजरें हटाईं और झोपड़े को देखने लगा जिसमें यह औरत रहती होगी। झोपड़ा खपरेलों का था, ऊपर बीच में धंसा सा, जैसे शहतीर बैठ गई हो। खपरेल काई से भरे थे, बीच बीच में उखड़े और टूटे। झोपड़े के ऊपर आगे की ओर एक नया सूप था जिसमें सूखने के लिए धनिया रखा था। दरवाजा यानी टटरा बांस की खपच्चियों का था, तारों और सुतलियों से बंधा। बाहर की तरफ ओलार, रोक के लिए जमीन में खूंटा गड़ा था जिसके सहारे वह ठहरा था। झोपड़े के बाएं हाथ पर नीम का विशाल पेड़ था। झोपड़ा ऊंचाई पर था, यानी टीले पर, जिसके गिर्द गहरी ढलान थी जहां से खेतों का सिलसिला शुरू होता था। खेत ऐसे कि लगता था उनमें वर्षों से हल नहीं चले हैं, बंजर हो गए थे। जाहिर था गुर्जर जब पैसे बरसा रहा है तो खेती क्यों की जाए। खैर, खेत में इस वक्त जंगली घास फूस या कहें गाजर घास जमे थे। झोपड़े के ऊपर कोने पर एक बड़ा सा सफ़ेद काली पीली चोंच का गिद्ध बैठा था, बड़ा सा डायना फैलाए, जैसे झोपड़े को किसी भी विपदा से बचाने वाला हो। खेतों के पार जहाँ थोड़ी ऊंचाई दिखती थी, किसानों की 8-10 झोपड़ियाँ थीं। सामने नीम पीपल के घने पेड़ थे जिनके नीचे गाय भैंसें बंधी थीं। इस झोपड़े के पीछे शायद बकरियां बंधी थीं जिनके मिमियाने की आवाज़ें आ रही थीं। एकाएक खांसकर मैंने औरत का ध्यान अपनी ओर खींचा। उससे आंखें मिलते ही मैं मुद्दे पर आने को था, तभी पैतरा बदल दिया। जैसे मैं किसी तहकीकात के लिए नहीं आया, बस यूं ही चला आया। लेकिन यह औरत मेरा मंतव्य ताड़ गई। उसने मुंह बनाकर बगल में थूका। जब मैंने जेब से 5-5 100 की गड्डी निकाली और एक एक करके उन्हें गिनने लगा तो उसने और भी बुरा सा मुंह बनाया। कमीन नोट दिखला रहा है, और इतनी नौटंकी काहे की? आया है गुर्जर की खोज खबर लेने और दिखला रहा है पैसे, जैसे मैं बिस जाऊंगी। थू है तुझ पर, कितना भी पैसा दिखा तेरा भरोसा नहीं।
तो बदमाशों का सिरका है, जिसके तार ऊपर तक जुड़े हैं, जिनका काम गरीबों को सताना, उनका खून पीना है। और वह गुर्जर, वह डाकू जरूर है, लेकिन मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है। मैं भी उसे प्यार करती हूँ। इसके लिए गांव के लोग जलते हैं तो जलें, इसकी मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं। और मेरा आदमी तंगी से इतना आजिज आ गया है कि कुछ बोलने से रहा। एकाएक खास कर मैंने कुछ नोट जमीन पर गिरा दिए, जो हवा में उड़ने लगे। यह सोचकर कि उड़ते नोट औरत उठा लेगी, लेकिन यह दुष्ट नाकिस है कि कि उठाना तो दूर, उसने नोटों की तरफ नजर न डाली। उल्टे बर्तनों को और भी लगन से और जोर जोर से घिसने लगी, जैसे जतला रही हो कि नोटों की तुलना में बर्तन घिसना ज्यादा अच्छा है। मैंने हार नहीं मानी। यही भाव दर्शाता रहा कि मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं, तेरी खूबसूरती का दीवाना हूं। तो चाहे कितना भी सताए, मैं उफ करने वाला नहीं। नोट बीन कर मैं बहुत देर तक उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन उसने न मेरी ओर देखा और न ही मेरे दिल में उठ रही भावना की को इज्जत दी। ऐसे में आप समझ सकते हैं, अच्छों का दिमाग फिर जाए। फिर मैं क्या हूँ? वर्दी का गुरूर अलग अपना रंग दिखलाने लगा। उसी के भाव में मैंने कहा, बड़ा घमंड है तुझे। इस बार उसने मुझे सवालिया निगाह से देखा, जैसे पूछ रही हो किस चीज का घमंड है। गुर्जर का, मैंने दृढ़ता से कहा। कौन गुर्जर? वह अनजान बनी। अच्छा, कौन गुर्जर? अब कौन गुर्जर हो गया वह? मैंने आंखें मटका कर कहा, ऐसे ही होता है। क्या ऐसे ही होता है? और गहरे उतरी। मैंने कहा, जिसके साथ रंगरेलियां मनती हैं, उसके साथ ऐसे ही होता है। ढंग से बात कर। उसने राख सने हाथ बाल्टी में डाले और पानी में तूफान सा उठाया, जैसे उस तूफान में मुझे डुबो देगी। ढंग से ही बात कर रहा हूं। गुर्जर तेरे पास आता है, रात बिरात पूरा गांव कह रहा है, चौप हरामी। वह जोरों से चीखी, मुड़ी काटा, कुछ भी बकबका रहा है। पुलिस है तो कुछ भी बोलेगा। मैंने ऐलान सा किया, बिल्कुल कुछ भी बोलूंगा। गुर्जर का पता दे, नहीं चल थाने। एकाएक उसने एक नाटक खड़ा कर दिया और जोरों से चीखी और हन के छाती पीटने लगी। जमीन में बैठकर और रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर, जैसे किसी ने उसके साथ गड़बड़ कर दी हो। मुझे लगा कि अभी पल भर में गांव का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और यह सबके सामने अपनी इज्जत की दुहाई देकर जमीन पर चीख चीख के सिर पटकेगी कि इस नाकिस ने मेरी आबरू लूटी, मारो पकड़ो बचाओ। और लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे। थानेदार हूं तो क्या, ऐसे नाटक में कुछ भी संभव है।
मैंने ऐसा सोचा और पल भर के लिए सख्ते में आ गया, लेकिन दूसरे पल देखा उसके दुबले पतले मरियल से आदमी के सिवा कोई दौड़ा नहीं आया। आदमी झोपड़े के पीछे बकरियों को पत्तियां खिला रहा था। वह सफेद पीली चोंच का गिद्ध भी चुपचाप उड़ गया जो झोपड़े पर पंख पसारे बैठा था। दो चार किसान जरूर अपने झोपड़े के बाहर दिखे, मगर वे भी वहीं दूर खड़े रहे, उल्टे आड़ में आ गए, शायद यह सोचकर कि कस्बिन के चक्कर में कौन पड़े, जैसा करती है वैसा भरेगी, पुलिस नहीं आएगी तो भला कौन आएगा, अब मजा आएगा। खूब गर्रा रही थी गुर्जर के नाम पर, अब भुगत। एक उसका आदमी धीरे धीरे डुगरता सा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। आदमी मरा मरा सा था, हड़ियल, लंबी गर्दन, मुंह पिचका, चेहरे पर बिररी खिचड़ी दाढ़ी मूछें, दांत ऐसे कि सुपारी के इंतहा सेवन से ऊपर से घिस गए हों। सिर पर वह गंदा सा मटमैला गमछा बांधे था। बदन पर गंदी चिकट बनियान थी। नीचे लंबा ढीला तेल के धब्बों से भरा पायजामा था। नंगे पैर था। वह बीमार लग रहा था, मानो लंघन से उठा हो। जब वह औरत के चीखने चिल्लाने पर पत्तियां फेंकता दौड़ा आया, उसका चेहरा उस वक्त बुझा और आंखें राख सी ठंडी थीं, मानो दौड़े आने का उसे अफसोस हो। गर्दन उसकी झुकी थी और आंखें नीचे किए था, गोया आंखें मिलाने से बच रहा हो। ऐसा लगता था औरत के गुर्जर के खुले रिश्ते की वजह गर्दन शर्म से मुकम्मल तौर पर झुक गई हो, और जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इसका सर आंखों पर भी था, जिन्हें हर वक्त वह नीचे किए रहता, किसी से मिलाता नहीं था। मुझे देखते उसमें एक हौल तैर गया, जैसे सोच रहा हो यह राण तो मरेगी ही, मैं भी बचने वाला नहीं। उसने गहरी सांस ली, एकाएक अपने को संभाला, अनजान सा बनता नीचे देखता मुझसे बोला, क्या बात है हुजूर। फिर चीखती सिर पीटती औरत से मुखातिब हुआ, जैसे आंखों से बरसता कह रहा हो कि तूने तो मुझे कहीं के न रखा, अब और क्या गद करवाना चाहती है, पिट्टस क्यों डाले है, चुप हो जा, फालतू बखेड़ा न खड़ा कर। फिर भराया सा उसी अंदाज में झुकी गर्दन नीची आंखें किए मुझसे बोला, बैठो हुजूर, खाट कहाँ है। खाट के लिए वह इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। इस बीच औरत रोते हुए चीखी, खाट दे रहा है हरामखोर, ठठरी दे। आदमी ने उसकी ओर कड़ी निगाह से देखा। औरत चीखी, आंख न दिखा, नहीं निकलवा दूंगी, समझता क्या है अपने को कौरहा कहीं का, नीच। आदमी पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया, खिसिया गया। देखा
औरत रोती चिल्लाती पैर पटकती झोपड़े के अंदर चली गई। अंदर जाते जाते उसने टटरा बंद करना चाहा, उसे खींचा लेकिन तुरंत छोड़ दिया जो खूंटे से जा टकराया। तुम इसके आदमी हो? गहरे सांस छोड़ते हुए मैंने पूछा तो उसने झुकी गर्दन नीची आंखों गहरे अफसोस में हाँ हजूर कहा और हड़ीली छाती पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, जैसे औरत की नादानी को माफ करने के लिए विनती कर रहा हो। मुझे कुछ न सूझा तो उसे अपने पीछे आने का हुक्म दिया और सपाटे से कूद सी लगाता जीप के पास आ गया। वह लस्त सा आगे बढ़ा कि पीछे से उसकी औरत की चीख उभरी, कहाँ जाता है, लौट लौट पीछे। औरत झोपड़े के बाहर खड़ी चिल्ला उठी थी, तू डर किससे रहा है जो खुद बड़ा डरपोक है। तू नहीं लौटा तो चाम न खिंचवा दूं तो मेरा नाम शेरा नहीं। आदमी के पांव रुक गए। मुमकिन है औरत की धमकी से डर गया हो, लेकिन जब मेरी कड़क आवाज सुनी तो वह मेरी ओर बढ़ने लगा, गोया अपनी निर्दोषता के चलते ऐसा करने लगा। जो भी हो, औरत चीखती चिल्लाती और उसे धमकाती रही और वह बुरा सा मुंह बनाता बड़बड़ाता सा जैसे अपने आप को कोस रहा हो मेरी ओर बढ़ा। जीप पर बैठाल कर मैं उसे गांव से काफी दूर एकांत में बसवारी के बीच ले गया, जहां लचकते बांस और चिटकारी मारती गिलहरियों के अलावा दूर दूर तक कोई दिखलाई नहीं पड़ता था। बीहड़ में वह बीहड़ एकांत था। राइफलधारी मेरे पीछे खड़े थे। तेज गर्मी थी और हवा में उमस और चिपचिपापन था। चारों तरफ काली मक्खियां उड़ रही थीं जो शायद गर्मी से परेशान होकर हम लोगों को बेतरह काट रही थीं। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि किसी से कोई बात उगलवा लेने या उसे सजा देने के लिए यह काफी उपयुक्त जगह है। इसी का नतीजा था कि यह आदमी 4-6 रूल पर ही हाय हाय करने लगा, लेकिन आश्चर्य कि वह कोई सुराग देने के लिए मुंह नहीं खोल रहा था। कब आता है गुर्जर? वह चुप। जब आता है कहाँ रहता है? जब आता है तू कहाँ रहता है? वह निष्कंप पुतले जैसा। भेद देने पर 1 लाख नगद दूंगा और कोई आंच तुझ पर नहीं आएगी, भरोसा रख। ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने उससे किए और जवाब न देने पर मैंने वो सुताई उसकी की जिसके लिए पुलिस को बदनाम माना जाता है। लेकिन वह भी गजब के जिगरे का आदमी था कि उसने मुंह नहीं खोला तो नहीं खोला, सिवा चीख चिल्लाहट के। तभी हुआ यह कि जब वह आदमी किसी तरह गुर्जर का सुराग नहीं दे रहा था, मदद के लिए मिनक नहीं रहा था, मैंने उसे हाथ पैर बांधकर पेड़ से लटका देने का आदेश दिया हवलदारों को। सजा का पुराना तरीका, नीचे आग जलाई जाए और उस पर मिर्च डाली जाए।
हवलदार हाथ पैर बांधने को उद्यत हुए कि इस आदमी ने इतना भर कबूल किया कि मालिक, गुर्जर उसकी घरवाली के पास आता है मगर उसे खुद पता नहीं चलता कब आता है। घंटों तंग करके चुप्पी के बाद सिर्फ इतना बोलने पर, जिसका कोई खास मतलब नहीं था, पता नहीं क्यों मुझे इस कदर गुस्सा आया कि मैंने उसे कसकर एक झन्नाटा थप्पड़ मारा और कहा, तेरी औरत के साथ पराया मर्द सोता है और तुझे पता ही नहीं चलता। मुझे हंसी सी आई, फिर थोड़ा रुककर अफसोस में बोला, हद है, और इस पर तुझे जरा भी शर्म नहीं आती। थप्पड़ इतना करारा था कि आदमी चौंधिया गया और जमीन पर लौट गया कटे पेड़ सा। एक पल को लगा निपट गया, लेकिन निपटा नहीं था। हाथों में उसके कंपन हो रहा था, जिन्हें वह चोट खाई जगह पर रह रह फिराने लगा। कनपटी पर मार की झनक जैसे आंखों और दांतों में उतर आई हो, इसका एहसास सा करता हुआ सहसा कराहा। फिर इतने लंबे वक्त में पहली बार उसने गर्दन उठाई और सूनी आंखों से मुझे देखा। फिर मेरी बात का जवाब देने से जैसे अपने को रोक नहीं पा रहा हो, फटी फटी सी मुर्दार आवाज में बोला, हुजूर, मेरी जगह पर आप होते तो आपको भी शर्म नहीं आती। फिर मैं तो आपका गुलाम हूं सरकार। उसने अपनी जगह मुझे रखकर मेरी फजिया सी कर डाली थी। एक क्षण को मैं सन्न सा रह गया, खिसिया गया। ऐसे में एक चारा था कि उसके खूब कुटम्मस की जाए। लात घूंसों से उसकी खूब खबर ली। गुर्जर का पता तो नहीं चला, मगर पिटाई से जी हल्का क्या होता। हाँ, उसका कहा मेरे कलेजे में जंग लगी कील की तरह ठुक गया, जिसे मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगा। भाइयों, ये मेरी शर्म कहानी थी। जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी रविंद्र कालिया साहब ने वागर्थ में फोकस कॉलम के अंतर्गत छापा था। ये उन्हीं को समर्पित भी है। दूसरी कहानी मेरा ख्याल है कि इतना पर्याप्त है और मैं प्रतिक्रिया के लिए आपका इंतज़ार करूंगा। फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।